चलिए, अभी तक हमने तरंगों वाला चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें हमने रस्सी पर तरंगों की बात की थी। रस्सी पर तरंगे कैसे चलती हैं, रस्सी पर तरंगों के क्या क्या खास गुण हैं। अब हम तरंगों का ही दूसरा एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें जानना है ध्वनि तरंगे। जिसमें हमें जानना है ध्वनि तरंगे। हम जानते थे कि रस्सी पर जो चलने वाली तरंगे कैसी तरंगे थी, वो थी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। और ध्वनि तरंगे कैसी है, वो तरंगे हैं हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे। यानी कि अब हम अनुदैर्घ्य तरंगों पर चर्चा करने वाले हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में भी जानेंगे, और साथ साथ ध्वनि तरंगों की विशेषताएं भी जानेंगे, क्या क्या होती है और कैसे कैसे इसमें हमारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि बेटे ध्वनि होती क्या है, ध्वनि क्या है। तो हम जैसे बात करते हैं कि भाई तरंगे क्या है, एक तरह की ऊर्जा है जो चल रही है, तो ध्वनि भी तो एक तरह की ऊर्जा होगी। तो यानी कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें सुनने में सहायता मिलती है, जो हमारे सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले तो यह है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है ना, सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है। तो ध्वनि ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो चल रही ऊर्जा, इसका मतलब क्या हुई, तरंग हुई। और चलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। अगर ऊर्जा चलती हुई है, इसका मतलब वो तरंग कहलाती है। ये तो बेसिक सी परिभाषा थी तरंग की। अच्छा, अब ये हमारी तरंग की क्या खास बात है कि एक तो ये हमारी यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक मैकेनिकल वेव है ना। ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे हैं, यांत्रिक, यानी कि इनको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। इनको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ये नहीं उत्पन्न हो सकती है ना। जैसे रस्सी में तरंगे उत्पन्न हो रही थी, रस्सी एक माध्यम था जिसके अंदर से ऊर्जा चल रही थी, है ना। रस्सी की शेप ऐसा किस वजह से हो रही, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा चल रही है, इसलिए उसकी शेप ऐसे हो रही है ना। तो उसमें भी माध्यम की जरूरत थी, यानी कि रस्सी में चलने वाली तरंगे भी कैसी होगी, यांत्रिक तरंगे। और ध्वनि तरंगे भी कैसी होगी, यांत्रिक तरंगे। क्या ऐसी तरंगे भी होती है जिनको चलने के माध्यम की आवश्यकता होती है? यस, प्रकाश तरंगे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। जैसे सन से पृथ्वी तक आती है प्रकाश, तो बीच में स्पेस है, कोई माध्यम नहीं है, तो तब वो उसका मतलब बिना माध्यम की भी चल सकती है। उनको नॉन मैकेनिकल या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। खैर, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम वेव ऑप्टिक्स या प्रकाश की तरंग प्रकाशिका वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। खैर, अभी तो हमें बात करनी है ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगों में हमें बात करनी है किसकी, अनुदैर्घ्य तरंगों की। यानी कि ध्वनि तरंगे कौन सी है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तथा ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, और खास खास बातें इसकी जान लेते हैं। भाई, खास बात यह है कि सामान्य ताप तथा दाब, सामान्य ताप तथा दाब पर ध्वनि तरंगों की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। लगभग आप 330 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं 320, 330, लेकिन जो हमने स्टैंडर्ड लेते हैं वो 332 मीटर पर सेकंड आती है सामान्य ताप तथा दाब पर। और आपको पता है कि जो ध्वनि की तरंगे हैं जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको हम नहीं सुन पाते, इनको बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, है ना। ये तरंगे हमें क्या होगी, ये हम नहीं सुन पाते, है ना। और जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, उन्हें कहते हैं श्रव्य तरंगे। श्रव्य का मतलब सुनने वाली तरंगे, है ना। ये हम सुन पाते हैं। बेसिक सी बातें हैं जो याद रखनी है, इनको हम सुन पाते हैं। एक और रहती है जो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा आवृत्ति की होती है, इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे ना हमें सुनाई देगी, है ना, तो ये भी हमें सुनाई नहीं देगी, है ना। तो ये भी हम नहीं सुन पाते। क्लियर। तो ये बेसिक सी ध्वनि तरंगों की नॉलेज जो आपको दिमाग में रखनी है, इतनी जानकारी रखनी है। अब हम पढ़ते हैं कि तरंगे, ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं, क्या इनका मैथमेटिक्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ध्वनि तरंगे चलती कैसे हैं, ध्वनि तरंगे के चलने का किस तरीके का
प्रक्रम है, क्या प्रोसेस है, कैसे वो चलती हैं। तो ध्वनि तरंगों के बारे में आप ये समझ लीजिए कि माध्यम की आवश्यकता तो होती है। अगर हम बोल रहा हूँ तो कारण इसका क्या है कि यह माध्यम है, हवा है। हवा को यहाँ पर माध्यम का काम कर रही है, जिसके थ्रू मेरी ऊर्जा हवा के माध्यम से आपके कानों तक पहुँच रही है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, हवा निकाल दूँ पूरे इस कमरे से, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ऐसे बोलते हैं चांद पर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर माध्यम नहीं है। क्योंकि वहाँ जब भी सुनाई देगा जब क्या होगा, जब वहाँ पर माध्यम होगा। चलिए, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं हुआ है इसलिए। खैर, अभी बात करते हैं कि भाई मान लीजिएगा हमारे, मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपके कानों तक साउंड जा रही है, तो उसके पीछे प्रक्रम क्या है, कैसे सोचा जाता है? तो बोला जाता है कि जैसे मैंने बोला कि मैंने एक ऊर्जा यहाँ पे क्रिएट की बोलने से, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, यहाँ पे एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, क्योंकि बात तो वेव की है, तरंगों की है, तो तरंगों के हिसाब से सोच के चलना है। तो यानी कि अब बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि तो यहाँ वाले जो हवा के पार्टिकल हैं, तो यहाँ वाले हवा के पार्टिकलों को दबाव मिला ऐसे, तो यहाँ वाले पार्टिकल थोड़ा सा इधर उधर चलने लगा, लेकिन इसने अपनी ऊर्जा को एक जगह से दूसरे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर दिया। जैसे हमने बात की थी कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। ये नहीं कि जो यहाँ पे हवा का कण होगा वही हवा का कण ऊर्जा लेकर के वहां पहुंच जाएगा आपके कानों तक, नहीं, बल्कि हमने जो ऊर्जा दी उससे उस पर क्या है, कंपन उत्पन्न हुए, वाइब्रेशन उत्पन्न हुए। उन वाइब्रेशन से वो उत्पन्न होने से क्या हुआ, उसने वो ऊर्जा पास वाले को टकरा करके उसको दे दी, दूसरे वाले ने तीसरे को दे दी, तीसरे वाले ने चौथे को दे दी। जिस तरीके से ये ऊर्जा यहाँ से जो चलेगी वो कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी, एक दूसरे से ऊर्जा को ट्रांसफर करते चले जाएंगे, और वो ऊर्जा हमारे यहाँ पर पहुँच जाएगी, हमारे कानों तक पहुँच जाएगी। फिर हमारे कानों पर वो ऊर्जा, एक डायाफ्राम हमारे कान पर होता है, वहाँ पर जाती है, वो एक प्रेशर डालती है, इसलिए हम इनको दाब डालती है हमारे उस डायाफ्राम पर, जिससे कि जो उसमें कन्वर्ट होती है वो साउंड वेव हमारे माइंड को सुनाई देती है। ठीक है, वो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है कि उसको पहचान लेती है कि किस तरीके से क्या बोला क्या नहीं बोला, वो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है। लेकिन हाँ, हमारे कानों पे एक डायाफ्राम, एक जैसे स्पीकर का पर्दा होता है, इस तरीके का पर्दा है, इस पर दब जाती है, जिससे कि उसको सेंस करता है, अच्छा कि यहाँ पे कोई ऊर्जा आ गई है, इतनी आवृत्ति की है और ऐसी इसकी ऊर्जा की इसमें ध्वनि है, वो सारी चीज़ें हमारा माइंड सेट कर लेता है। अब बात यह है, हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि यहाँ से वहाँ तक ऊर्जा चली कैसे है, यानी कि तरंगे कैसे चली, है ना। हमें तो उसके पीछे की फिजिक्स पढ़नी है, उसके पीछे बायोलॉजी नहीं, हमें उसके पीछे की फिजिक्स पढ़नी है। तो यहाँ से वहाँ तक जब ऊर्जा चली, यहाँ से वहाँ तक जब ऊर्जा चली, तो हमारी जो ऊर्जा है वो एक कण से दूसरे कण तक ट्रांसफर करते चलेगी ऊर्जा को, और एंड तक हमारे कानों तक पहुँच चुकी होती है। तो उसमें प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कुछ डायग्राम से मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से चलती है। कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर एक हमने पिस्टन ले लिया, या पिस्टन की जगह क्या ले सकते हैं, ये एक ट्यूनिंग फोर्क भी ले सकते हैं। ट्यूनिंग फोर्क भी क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क समझते हो, ये इसकी वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करता है, ऐसे कंपन करते हैं इसकी, इनको बोलते हैं सवृत्र। सवृत्र एक इस तरह का होता है, चिमटे टाइप का, और उसमें जो है उस पर लिखी रहती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का है, कितनी आवृत्ति का है, उतनी आवृत्ति की वो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। उसको आप दबा के कहीं पे मारोगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, कितनी आवृत्ति की होगी उस पर लिखा रहता है। तो वो आवृत्ति से क्या होगा, वो ध्वनि चलेगी, ध्वनि चलेगी तो हवा को दबाएगी, कहीं ना कहीं दबाएगी, तो कहीं ना कहीं हम इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो विस्थापन तरंगे, एक दाब तरंगे, है ना। दाब तरंगे भी पढ़ेंगे क्योंकि दाब के रूप में चल रही है, दाब कर रही है हवा पे, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेव, विस्थापन तरंगे, और एक प्रेशर वेव, दाब तरंगे, इस रूप में हम इनको पढ़ेंगे, है ना। खैर, हम तो फिलहाल ये बस समझ रहे हैं कि मान लो कि ये अपना कोई पिस्टन ले लो, चाहिए ले लो, एक ही बात है। मान लो पिस्टन ले लिया, पिस्टन से बात करते हैं, पिस्टन लिया और एक इसमें हवा है, ये हवा है जो कि अपने नॉर्मल प्रेशर पर है। कैसे प्रेशर पर है, नॉर्मल प्रेशर पर है। नॉर्मल प्रेशर है, जैसे अपना P नॉट है 1.05 × 10 की पावर 5 पास्कल। कोई भी प्रेशर है, नॉर्मल है, माध्यावस्था पर ये पिस्टन है। मान लीजिएगा इस पिस्टन को हमने SHM कराया, क्या कराया, SHM करा दिया, है ना। जब हम इसको SHM कराएंगे तो SHM कराने पर क्या होगा, SHM कराने पर ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो क्या यहाँ के कण दबेंगे, यस, तो स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ के कण दबेंगे, यहाँ के कण दबेंगे। और चूंकि SHM कर रहा है, यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग दबेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा दब गए, यहाँ पे कम दब गए, और यहाँ पे ऊर्जा ने पिस्टन को जो ऊर्जा दी गई थी SHM की, वो ऊर्जा इन कणों को ट्रांसफर हो गई, दबा दिया उनको, कंप्रेस हो गई, संपीड़ित हो गई, ठीक, संपीड़ित हो गई। अब मान लो इसकी मीन पोजीशन कहाँ थी, ये इसकी क्या थी, मीन पोजीशन थी, यहाँ से इतना दब गया, मीन पोजीशन थी। जब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लाऊंगा मैं,
मान लो मैं इसको यहाँ लाया, तो अब ये कंप्रेस है या अनकंप्रेस है, दबा हुआ है या नहीं? तो चूंकि मीन पोजीशन से इधर ही है तो अभी भी कहूंगा कि दबा हुआ है, तो अभी भी संपीड़न ही है, तो जाएगा और अपनी मीन पोजीशन से वापस आएगा। तो जब तक यहां से दबा करके वापस मीन पोजीशन की तरफ नहीं आता था तब तक संपीड़न रहेगा, तब तक संपीड़न रहेगा। जब इस मीन पोजीशन से, ये वाली मीन पोजीशन थी, ये वाली ये मीन पोजीशन थी मान लीजिएगा, ये वाली, इस मीन पोजीशन से इधर नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये संपीड़न नहीं है। भाई हमने यहां से देखो ये मीन पोजीशन थी, दबाया, संपीड़न हुआ, यहां आया मैं, अभी भी संपीड़न है क्योंकि मीन पोजीशन यहां थी, यहां पे मीन पोजीशन है, दबाया, संपीड़न हुआ, यहाँ पे भी मीन पोजीशन से इधर है, इसका मतलब अभी भी संपीड़न है, इधर भी संपीड़न है, यहाँ भी संपीड़न है, यहाँ पे वापस मीन पोजीशन पर आया। तो जाने और आने में एक संपीड़न, एक तरह से आधी तरंग यानी कि आधा चक्कर, आधा ऑसिलेशन, आधा कंपन उसका हो गया। अब ये मीन पोजीशन पर आ गया, अब संपीड़न पूरा हो गया। संपीड़न के बाद जब मैं दूर ले जाऊंगा तो उसके साथ समझ लो कि कुछ हवा के कण भी दूर चले जा रहे, तो हवा के कणों में दूर हो जाएंगे, तो उसका मतलब है विरल हो गए। विरल होने का मतलब रेयरफेक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन तो ये हो गया संपीड़न, और विरल होने का मतलब रेयरफेक्शन, तो ये विरल हो गए। तो एक तरह से जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे डेंसिटी, घनत्व तो बढ़ जाएगा और दाब भी बढ़ जाएगा, है ना। और जहां पर जब ये मीन पोजीशन से इधर आ गया, देखो मीन पोजीशन से इधर आ गया, मीन पोजीशन से इधर आ गया कि नहीं है, इससे इधर ले आए, तो यहाँ पर क्या आ गया, रेयरफेक्शन बोल सकते हैं इसको, रेयर फैक्शन या फिर विरलन, है ना। तो ऐसे संपीड़न विरलन किनकी फॉर्म में चलती है ना। और जब ये जाएगा, सोचो मैं इसको यहां से यहां ले आऊं, इधर ले आऊं, यहां तक लाऊंगा और वापस लाऊंगा, तो मैं वापस इसको मैं यहां तक ले आया, तो अभी भी मीन पोजीशन से इधर ही है। जब वापस लाऊंगा तो मीन पोजीशन से इधर है, यानी कि जाएगा, तो कहने का मतलब ये होगा कि ये यहां से मीन पोजीशन से इधर गया और इधर आया, और ये यहां से मीन पोजीशन से इधर गया और इधर आया, तो ये एक ऑसिलेशन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्रेशन का हो गया, ये एक ऑसिलेशन किसका हो गया, और इसका विरलन का, और इसका पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट जो उसका दोलन होगा इसका पिस्टन का, वो पूरा हो जाएगा, है ना। ये पिस्टन है आपका। खैर अब बात करते हैं कि भाई पूरा एक ऑसिलेशन हो गया, तो एक ऑसिलेशन में आधी तरंग चली, आधी तरंग इसमें चली, मतलब एक इसके एक कंप्रेशन में आधी तरंग चली और एक विरलन में आधी तरंग चली। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक दो संपीड़न के बीच की दूरी को ही आप क्या बोल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य, या दो विरलन के बीच की दूरी को भी क्या बोल सकते हैं, है ना, विरलन भी बोल सकते हैं, विरल भी बोल सकते हैं, इनके बीच की दूरी को क्या बोल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य। यानी कि आप एक तरह से समझ लो कि एसएचएम ही करेंगे तो एसएचएम को दिखाएंगे ऐसे ही, एसएचएम ऐसे तो दिखाते हैं। तो अब तरंगे चल रही, जब तरंग की बात करेंगे तो इसका मतलब ऊर्जा चल रही, ऊर्जा जो चल रही है वो किस फॉर्म में चल रही, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा के दूसरे को ट्रांसफर करते जाएंगे, तो ये कण नहीं रहेंगे हवा के, ऊर्जा चलेगी। यानी कि रेयर और फैक्शन, कंप्रेशन और विरलन की फॉर्म में ही ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन कण वहीं रहते हैं। लेकिन ये जो कण है इसकी माध्यावस्था जहां थी, इनके सब अपने माध्यावस्था में थे, मान लो ये कण था, ये थोड़ा सा आगे खिसक गया, फिर ये वापस भी आया, फिर ये इधर भी चला गया, तो इनके ये कण यहीं कहीं क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ये कण यहीं कहीं क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सरलावर्त गति कर रहा है। यानी कि इस बार कणों के कंपन की गति भी इसी तरफ है जिस तरफ ऊर्जा चल रही है ना। कणों के कंपन की गति ऊर्जा के चलने की दिशा में ही है, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे देते हैं नाम। लेकिन दिखाया ऐसे ही जाएगा, जो ये विस्थापन होगा ना, मान लो विस्थापन हुआ है ना, किसी भी टाइम एस पे, किसी भी टाइम टी पे विस्थापन को यहाँ एस लिख देता हूँ क्योंकि साउंड वेव से एस लिख दिया, तो वाई की जगह एस लिख देंगे इधर, और किसी भी एक्स वाले पार्टिकल को देखा, यहां से किसी भी एक्स वाले पार्टिकल की बात करी, है ना, एक्स दूरी पे जो कण है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये साउंड के और एक्स के बीच का ग्राफ वैसा ही आएगा, क्योंकि हमने सरल आवर्त गति के हिसाब से किया, तो सारे कण सरल आवर्त गति तो कर रहे हैं अपनी जगह पर, और ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है बिल्कुल तरंगों की समीकरण के हिसाब से जैसे चल रही थी। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो, तो आप ऐसा समझ लो कि भाई मान लीजिएगा ये सोर्स है कोई, ये क्या है, सोर्स है, ये सोर्स है ना, जैसे पिस्टन हो गया, ये सोर्स है, स्रोत है ये, है ना, ये स्रोत है। तो स्रोत क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। जब एसएचएम कर रहा है तो इसकी समीकरण क्या लिखोगे, क्या इसकी समीकरण लिखोगे, एस बराबर
इसका आयाम को मान लिया एस नॉट, एम को मान लिया एस नॉट, आई एस नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। यानी कि जो ये स्रोत था इसकी सरल आवर्त गति की समीकरण क्या लिख ली, एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो होगी, ठीक है। तो विस्थापन की फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं विस्थापन तरंग। विस्थापन मतलब ये तो उसकी सरल आवर्त गति की लिख ली, लेकिन जो यहाँ का कण होगा, क्या उस कण की बात अगर करें, क्या वो ऐसे चम कर रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, यहाँ वाला भी ऐसे 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 चम कर रहा होगा, यहाँ वाला भी ऐसे 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 चम कर रहा होगा, ये वाला भी ऐसे ऐसे चम कर रहा होगा, ये वाला भी ऐसे चम कर रहा होगा, ऐसे सारे ऐसे चम कर रहे। ये वाले ने ऊर्जा उसको ट्रांसफर की, इसने उसको, इसने उसको, इसने उसको, इसने उसको, इसने उसको, इसने उसको, लेकिन सरल आवर्त गति के नियम के हिसाब से कर रहे। तो एस तो सोर्स की प्रॉपर्टी थी। अब मान लो मैं कहूं किसी x दूरी वाले कण की बात करूं, किसी x दूरी वाले कण की बात करूं, मान लीजिएगा ये वाला कण है, क्या s दूरी वाले कण की बात करने में जो इसके साथ ये चलने की स्पीड इसकी v है, साउंड की स्पीड, ध्वनि की चाल ये है, जो इसके साथ t बराबर 0 पर यहां पर हो रहा है ना, जो यहां हो रहा है इसका, तो वो यहां पर कब हो रहा है, यहाँ तक जाने में, इस ऊर्जा को यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल x बाई वी, यहाँ तक जाने में ये लगा। यानी कि जो x बाई वी समय पर इसके यहाँ हो रहा है, तो इसके साथ कितने समय पहले हो चुका होगा, यही तो कहानी पढ़ी थी हमने तो इसकी समीकरण निकालनी, लेकिन इसकी समीकरण निकालने में इसकी समीकरण का मतलब क्या है, s एज ए फंक्शन ऑफ x कोमा टी, दिस इज फंक्शन ऑफ t, ये तो t का फंक्शन है सोर्स का। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे इस पार्टिकल की पता है, इसमें x क्या है, एक तरह से आप इसे बोल सकते हैं 0, t कह सकते हैं, ये तो 0, t है ना। लेकिन जो विस्थापन इसका आज हुआ वो t समय बाद इसका होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि जो समय इस समय इसका हो रहा किसी टाइम t पर, तो वो कितने समय पहले हो चुका होगा। अगर इसका समय आपका t है तो कितने समय पहले इसका विस्थापन हो चुका होगा। तो मान लीजिएगा ये समय t पर है, एट t, तो कितने समय पहले इसका यही विस्थापन हो चुका होगा। तो क्या t माइनस एक्स बाई वी, जो t यहां से आता कि समय कितना लगेगा, यहां से आता x बाई वी समय लगा, तो ये लगा x बाई वी समय। बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे हमने तरंगे पढ़ी है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट चलेंगी, जो नई चीजें आएंगी वो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप समझ लेंगे इसके यहाँ से चलने में x बाई वी समय लगा, किसी समय t पर मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई इसका विस्थापन क्या है। तो t समय इसको यहां लगा, तो इतने समय में यहां ऊर्जा पहुंची, तो t माइनस ये कर दो, तो क्या मतलब इसका विस्थापन t माइनस एक्स बाई वी पर, इसका विस्थापन s जो होगा वो कितना आएगा, जो इसके साथ t पर हुआ वो इसके साथ t माइनस एक्स बाई वी पर हो चुका होगा, ये बात हम जान चुके हैं। यानी कि मैं इसकी समीकरण अगर लिखूं तो क्या इसकी समीकरण में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी डाल दूं तो क्या वही आंसर इसका आ जाएगा, x कॉमा t वाला। जो विस्थापन इसका t पे हो रहा है वो विस्थापन इसका t माइनस एक्स बाई वी समय पहले हो चुका, तो t की जगह t माइनस एक्स बाई वी डालूंगा तो इसका विस्थापन आ जाएगा, और वही विस्थापन इसका भी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ x कॉमा टी जो होगा वो एस टी माइनस एक्स बाई वी, टी की जगह एक्स टी माइनस एक्स बाई वी कोमा 0, एक्स बराबर 0 वाले का भी वही हो रहा होगा जो टी माइनस एक्स बाई वी पहले हो चुका होगा। तो क्या करना है, बस इसमें यहाँ पर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, बिल्कुल वही चीज़ है भाई, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना। वेव को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो ध्वनि तरंगों में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आ गई, इसको बोलते हैं विस्थापन तरंगे। हम विस्थापन तो ऐसा हो रहा कणों का, तो कणों का विस्थापन ऐसा हो रहा, लेकिन दिखाते ऐसे ही हैं भाई, वाई एक्सिस पर इसकी जगह वाई की जगह ये आ गया,
एक्स एक्सिस पर ऐसी है, एक्स का मतलब वही है कि कौन से कण की बात हो रही है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, विस्थापन तरंगे। क्या ये अलग है बिल्कुल, क्या वही फॉर्मूला है, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स नॉट। एस नॉट क्या है, इसका आयाम, तरंगों का आयाम या कण का आयाम, दोनों के लिए सेम होता है, कण का आयाम भी वही होता है, तरंग का आयाम भी वही होता है। तो ये एस से इसलिए दिखाया क्योंकि ध्वनि तरंगे है, एस नॉट से साउंड से लिख लिया। वाई इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई हमें से थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए कि हम साउंड की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जब भी हम ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो हमें ध्वनि तरंगों की बात करने में तीन तरह की तरंगों की बात करते हैं, जो कि है एक ही। जैसे अगर हम बात करते हैं विस्थापन तरंगों की, तो ये समीकरण आ गई। लेकिन हमें मैंने आपके वो बताया कि हमें सुनाई कैसे देता है कि जो हमारे पास ऊर्जा चलती है वो हवा के कणों पे दाब डालती है, और वो हवा के कण चलते चलते अपनी ऊर्जा को दूसरे कण को दे देते हैं, और वो ऊर्जा हमारे कानों तक पहुंचती है और कान पे हमारे डायफ्राम पे प्रेशर डालते हैं। इसलिए रियलिटी में सबसे ज्यादा यूज साउंड वेव में दाब तरंगों का होता है, प्रेशर वेव्स। क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव्स। तो प्रेशर वेव्स की जो समीकरण होती है वो आपको याद रखनी है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा लेकिन उसकी कोई बिल्कुल रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि प्रूफ से कोई खास बेनिफिट होगा नहीं, आपको तो रिजल्ट याद रखना है, उसको मेन पॉइंट समझेंगे क्या होता है। प्रूफ इसलिए कराऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों को शायद फील अच्छे से आ जाए कि अच्छा यार ऐसा आता है ये, है ना। प्रूफ की दिक्कत नहीं माननी है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे रिजल्ट हमारा काम आएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास ये कौन सी तरंग थी, विस्थापन तरंग। अब हम कौन सी पढ़ेंगे, दाब तरंग। चलिए अब हम बात करते हैं दाब तरंगों की। विस्थापन तरंगों से ही दाब तरंगों का प्रूफ किया जाता है, लेकिन मैं पहले आपको उसका फॉर्मूला बताता हूं क्या अंतर है थोड़ा सा। बेसिकली हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, S बराबर S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाई नॉट भी हो सकता है, इनिशियल फेज भी हो सकता है, प्रारंभिक फेज, लेकिन फिलहाल ये मान लीजिएगा। ये कैसी वेव है, इसको बोलते हैं विस्थापन तरंगे, विस्थापन ध्वनि तरंगे, है ना, विस्थापन ध्वनि तरंगे। इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा पी, जिसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का मतलब कि जैसे नॉर्मल प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है, अगर दाब दबा दिया हवा को तो दाब बढ़ गया, तो दाब से मान लो 1 एटमॉस्फेयर था और वो 1.2 हो गया, तो 0.2 जो हुआ वो एक्सेस प्रेशर है, 0.2 एक्सेस प्रेशर है। ठीक है, लेकिन टोटल प्रेशर 1.2 हुआ, फाइनल प्रेशर ये हुआ। तो एक्सेस प्रेशर कितना बढ़ गया कितना घट गया, अगर मान लीजिए दूर दूर हो गए तो एक्सेस प्रेशर मान लीजिएगा 0.8 रह गया, टोटल प्रेशर 0.8 रह गया, तो एक्सेस प्रेशर अभी भी 0.2 है, लेकिन वो इसका मतलब ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है। तो एक्सेस प्रेशर, क्योंकि डिफरेंस है दो प्रेशर का बेसिकली, फाइनल और इनिशियल का, तो ये होता है आपके पास एक्सेस प्रेशर या अधिक्य प्रेशर बोल सकते हैं, अधिक्य दाब, अधिक्य दाब दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेल्टा पी नॉट। ये इसका एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, साइन की जगह आ जाता है कोस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस तरंग को बोलते हैं दाब तरंगे। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे कान दाब को सेंस करते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयाम, है ना, या एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, या फिर दाब आयाम, दाब आयाम बोल सकते हैं, या फिर अधिक्य दाब आयाम, मतलब एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी खाली पी लिख दिया, या खाली इसको कभी कभी पी नोट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पी बराबर मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर पी नोट साइन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा पी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये डिफरेंस तो ये समझ में आ रहा कि इसमें और इसमें 90 डिग्री का फिर डिफरेंस है ना।
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये अधिक दाब आ गया। ठीक है, अच्छा अब बात है कि भाई ये आती कैसे है, प्रूफ कैसे होता है, वो प्रूफ मैं करा दूंगा सारा कुछ भी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लें। पहली बात ये है कि भाई विस्थापन तरंगे होती हैं बिल्कुल वैसी जैसी हमने आज तक की तरंगे पढ़ी, द्रव्य की तरंगे बिल्कुल वैसी जैसी दाब तक की पढ़ी, टी और एक्स का फलन होना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन इसमें दाब के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने कहा अधिक दाब, एक्स्ट्रा कितना दाब हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ, क्योंकि वो तो नॉर्मल प्रेशर से है तो कम होगा, कहीं पे दाब या ज्यादा होगा, है ना। अगर मैंने कहा कि किसी पॉइंट पर एक्सेस प्रेशर 0.2 है या 0.3 है मान लो, तो वास्तव में वहां कितना दाब है, 0.3 का मतलब 1.3 दाब है वहां। अगर मैंने कहा -0.3 है तो क्या वहां पे 0.7 होगा, क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो 1 एटमॉस्फेयर है। तो ये एक्सेस प्रेशर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ये भी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस है एक्चुअल में। अच्छा, डेल्टा पी नोट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। डेल्टा पी नोट होता है बीटा के एस नोट। अभी फॉर्मूला रट ले, मैं भी इसको प्रूफ करूंगा क्या है, कहां से आया। बीटा क्या है, बीटा को बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक, है ना, है ना। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं माध्यम का बल्क प्रत्यास्था गुणांक। के आपका वही है जो आपने यहां पे लिखा हुआ है, तरंग नंबर। एस नोट इसका आयाम है, यानी कि इसका मतलब यहीं से प्रूफ होएगी, जब इसमें एस नोट आ रहा तो इसी से आएगी। कैसे आएगी उसकी बात अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान ये रखना है कि भाई विस्थापन तरंगों में और दाब तरंगों में केवल और केवल π/2 का अंतर होता है, और बाकी ये आयाम का अंतर होता है, जिसमें अगर बीटा के एस नोट वगैरह में पता है तो हम इसके समीकरण लिख सकते हैं। मान लो मेरे को कोई समीकरण दे दी, इसने बोला कि भाई एस बराबर हमारे पास एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दे दी। आपसे बोला है कि भाई इसकी समीकरण लिखो, मान लो चलो उसकी कॉस दे दी, कॉस दे दी, तो आपसे बोला कि डेल्टा पी की समीकरण लिखो, यानी कि प्रेशर वेव लिखो, दाब तरंगे लिखो। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, मान लीजिएगा बीटा गिवन है और के भी गिवन है, एस नोट भी गिवन है, ये गिवन है, तो क्या लिखेंगे, बीटा के एस नोट, दिस इज व्हाट डेल्टा पी नोट। कोस की जगह क्या लिखेंगे, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, प्लस π/2 करना, बस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कर देना है ना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कर देना है। तो उसमें 90 डिग्री जोड़ो, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आप ये डेल्टा पी लिख सकते हैं माइनस बीटा के एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जैसे भी आपको इक्वेशन दे रखी उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, मान लो ये दी तो ये लिख दी, ये दी तो ये लिख दी, है ना। प्रेशर की इक्वेशन दे दी, मान लो आपको, मान लीजिएगा आपको प्रेशर की इक्वेशन दे दी, सपोज करो ये दे दी, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एस नोट की क्या लिखोगे, एस की, तो इसमें क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। ठीक, तो क्या बन जाएगी, एस बराबर एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कोस हो जाएगा। तो दोनों में कितने का अंतर आ गया, π/2 का, बस π/2 का फेज डिफरेंस रखो और आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। खैर समीकरण लिखना याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये और ये का अंतर याद रखना है, साइन है तो ये कोस करना, ये कोस है तो ये साइन करना, है ना। और यहाँ पे एस और एस नोट की जगह डेल्टा पी नोट हो जाएगा। डेल्टा पी नोट की वैल्यू होती है बीटा के एस नोट, जबकि बीटा क्या है, बीटा है प्रत्यास्था गुणांक, माध्यम का बल्क प्रत्यास्था गुणांक, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं अभी, लेकिन इतनी चीजें याद होनी चाहिए। ये क्या है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर समझते हैं क्या होता है। एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है कि कितना, मान लीजिएगा एक पानी की बूंद है,
एक पानी की बूंद है, तो बेटे इसमें कोई ना कोई अंदर की तरफ एक प्रेशर होगा पी इन, और बाहर कौन है पी नोट। तो अंदर और बाहर के प्रेशर में क्या डिफरेंस है, पी इन माइनस पी नोट, इतना डिफरेंस है, तो इसी को बोलेंगे एक्सेस प्रेशर, कितना ज़्यादा है ना। अगर मुझे अंदर का प्रेशर देखना है, पी इन चाहिए, तो डेल्टा पी प्लस पी नोट। तो जो प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू होती है तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डिफरेंस में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। डिफरेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना भाई, डिफरेंस ले रहे, डिफरेंस तो दो, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पी का मतलब है चेंज है प्रेशर का, तो प्रेशर का चेंज तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिएगा यहाँ पे पार्टिकल है, एक एटमॉस्फेयर पर है, अगर इसके ऊपर दाब बढ़ गया तो क्या एक से ज़्यादा हो जाएगा, जितना ज़्यादा हो जाएगा वही उसका एक्सेस प्रेशर या अधिक्य प्रेशर कहलाएगा। अगर उस पर दाब नॉर्मल से कम हो गया तो उसका मतलब उसका प्रेशर अधिक्य से कम हो जाएगा, तो वही डेल्टा पी कहलाएगा। किसी इंस्टेंट पर वो कितना है वो इस समीकरण से डिसाइड होगा, और वो प्रेशर अधिकतम कितना ज़्यादा या कम हो सकता है, एक्सेस प्रेशर अधिकतम कितना ज़्यादा या कम हो सकता है, वो उसके आयाम से पता लगेगा, है ना, वो उसके आयाम से पता लगेगा। ठीक है, प्लस ए माइनस ए होता था ना, जैसे डेल्टा पी नॉट बी टू बी चेंज है तो प्लस का भी माइनस का भी। ओके, चलिए दाब वेव की समीकरण को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, विस्थापन की समीकरण। विस्थापन की समीकरण चाहिए तरंगों की गतिविधि की। तो हमें पता है कि भैया एस बराबर क्या होता है, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ध्वनि तरंगों की विस्थापन समीकरण है। कौन सी समीकरण है, विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट वेव, विस्थापन तरंग समीकरण, तरंग समीकरण। ठीक, ये आ गई, हमें लेके आना है इससे दाब तरंगों में, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रूफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए की फील के लिए आप उसको समझ सकते हैं, है ना, रिजल्ट से काम आएगा अपने। अब उसमें क्या है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ से कोई पिस्टन था, पिस्टन है, उससे हमने एसएचएम कराया, तो उसके अंदर की जो हवा थी वो एसएचएम कर रही है, उसके कण एसएचएम कर रहे हैं जो कि ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं, और उस तरीके से ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। मान लीजिएगा किसी एक्स दूरी वाले कण पर, एक्स दूरी पे ये कण है, इन सबकी कौन सी अवस्था है, माध्यावस्था है। कौन सी अवस्था है, माध्य। जब हमने इसको दबाया, कंप्रेस किया, तो दबाने पर क्या होगा, एसएचएम करेंगे, ऊर्जा चलेगी। तो अगर मैं किसी समय पे बात करूं कि भैया x प्लस डी एक्स वाले कण की बात करूं, तो x से x प्लस डी एक्स में जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, क्या वो कंप्रेस होगा अगर उसको दबाएंगे। तो उस समय क्या होगा, जो यहाँ के कण होंगे पास वाले, उनका विस्थापन, इन कणों का विस्थापन ये हो गया s, इन कणों का विस्थापन s होगा। ठीक है, इन कणों का विस्थापन s होगा। तो जो x प्लस डी एक्स वाले जो दूरी पर कण है, x प्लस डी एक्स दूरी पर जो कण है, ये दूरी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई x प्लस डी एक्स। इस दूरी वाले जो कणों का विस्थापन हो जाएगा वो कितना होगा, इनका कणों का विस्थापन s प्लस डी एस होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से s हुआ तो इसमें भी s जुड़ जाएगा। नहीं, एक्चुअल में जैसे मान लीजिएगा आप रस्सी की बात करते थे, रस्सी की बात करते थे, मान लीजिएगा आपसे बोला कि भाई x वाले कण का विस्थापन ये है, ये कितनी दूरी वाले कण का विस्थापन है, x वाले कण का, और x से x प्लस डी एक्स वाले कण का विस्थापन देखना तो ये वाले का देखो। तो अब सोचो x वाले कण का विस्थापन ये है, मान लीजिएगा s, तो क्या इस वाले कण का विस्थापन देखोगे x प्लस डी एक्स वाले कण का, क्या इसका विस्थापन तो इससे अलग आएगा, कुछ भी हो सकता है वो, ये वाला ये विस्थापन है ना। ये तो हर कण का विस्थापन अलग अलग होता है, हर कण का विस्थापन अलग अलग होता है। अगर वो बिल्कुल जितना ये विस्थापित हुआ उतना ही हो गया, फिर तो उसका मतलब कोई वेव की बात ही नहीं रही इसमें। तो सरलावर्त गति के हिसाब से तो वो विस्थापित हुए ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे मैंने यहाँ से x से इस वाले कण का विस्थापन ये हुआ, तो इससे कुछ दूरी पर ये वाला कण लिया x प्लस डी एक्स, इसका विस्थापन तो ये होगा, अलग अलग होगा। तो इसका हुआ s प्लस डेल्टा एस मान लो, या डेल्टा एक्स डी एक्स डी एस मान लो, तो इसका विस्थापन अलग होगा, इसका विस्थापन अलग होगा। हर कण का विस्थापन अलग होता है भाई, तो पता ही है, हर एक कण का विस्थापन अलग अलग हो रहा है। जब यहाँ पर हर एक्स वाले से एक्स के बराबर वाले का सबका विस्थापन अलग अलग है। तो ऐसा मत सोचना कि सर इसका यहाँ से यहाँ तक एस लिया तो इसका एक्स प्लस डी एस वाले में भी एस जुड़ जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें फील इसलिए कम आती है क्योंकि कण भी ऐसी चल रहे है ना, और ऊर्जा भी ऐसी चल रही। लेकिन आपको सोचना उसी तरीके से जैसे रस्सी पर तरंग थी कि भाई एक्स वाले कण का विस्थापन एस हुआ, तो x प्लस डी एक्स यानी कि कोई दूसरा कण है,
उसका विस्थापन तो कुछ और होगा, तो कुछ और होगा, पर यह है कि s से कुछ ज्यादा या कम ये होगा, तो s से कुछ ज्यादा हमने ds कर दिया, dx मत कर देना, dx तो ये दूरी थी, ds विस्थापन, थोड़ा सा विस्थापन उसमें ज्यादा हुआ, ये वाला, जैसे ये वाला मैंने बताया ना, मान ली मैं इसकी बात करूं, ये वाला x वाला कण हो गया, ये x प्लस dx वाला हो गया, तो इसका विस्थापन s हुआ, इसका विस्थापन यहां तक तो s ही है, ये कितना हुआ s प्लस डेल्टा s, ये वाला डेल्टा s जुड़ गया ना, डेल्टा s जोड़ दो या ds जोड़ दो, एक ही बात है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई यहां पर जो विस्थापन इस वाले कण का होगा, x प्लस dx वाले कण का विस्थापन s प्लस dx होगा, यानी कि इसका विस्थापन अलग है, हर कण का अलग होगा भाई, विस्थापन तो हर कण का अलग अलग होता है कि नहीं, तो एक x पर है तो एक थोड़ा अगला देख ले, उसका विस्थापन कुछ और होगा, मान लीजिए s प्लस dx होगा, ये मत कंफ्यूज होना, अरे यार सर इसका तो s हुआ विस्थापन है ना, ये तो किसी समय t पे s विस्थापन पर है, तो ये जितना विस्थापित हुए कण उतने ही होंगे, नहीं, ये सब ऊर्जा चल रही है, इसमें ऊर्जा चल रही है, लेकिन कण विस्थापन जो हो रहा है वो सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सभी कणों तक ऊर्जा पहुंचने में समय लगता है, सबका विस्थापन अलग अलग होगा, तब तक ये कुछ और होगा, सब कुछ और होगा, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि भाई हमारे पास ये समीकरण है, अब चूंकि गैस की तरह काम करती है हवा, तो गैस की तरह काम करती है, तो कंप्रेस होती है, दबती है, तो उसके ऊपर एक बल्क मॉड्यूलस कोफिशिएंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, गैस के लिए और लिक्विड्स के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। ये कब आता है कि जैसे मान लीजिएगा ये कोई पानी है, जब इसको दबाते हैं, वो बाहर से प्रेशर लगाते हैं, दबाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आयतन घट करके ये रह जाएगा, ये घट के ये रह जाएगा, तो इसका मतलब इस समय इसका बल्क मॉड्यूलस जो आएगा वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा पी, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये माइनस लगाएंगे, माइनस क्योंकि फाइनल आयतन घट गया, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और फाइनल आयतन क्या हो गया, घट गया, तो मतलब यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे ताकि बीटा पॉजिटिव हो, बीटा भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, बीटा भी लिख सकते हैं और बी भी बोल सकते हैं इसको, है ना, बल्क मॉड्यूलस को, बीटा या बी, जैसे भी आपको याद है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, तो हमें इस चीज को बस याद रखना है, हमें इस चीज को याद रखना है भाई, ठीक है। चलो जी, तो हमने इसको फॉर्मूला लिख दिया कि भाई बीटा का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि यहाँ बात गैस की है, दबा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दाब से रिलेशन लाना, तो दाब से रिलेशन लाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इनको पहले से ही बना के रख लिया। हालांकि एक तरीका और बता दूंगा, थोड़ा सा ठीक छोटा, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, क्योंकि हमें आयतन भी चाहिए और दाब भी चाहिए, तो आयतन कितना था शुरू में ही, देखो मान लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की बात करी, तो इसका आयतन कितना, एरिया ये dx, ये तो a dx आ गया शुरू का वॉल्यूम v, प्रारंभिक आयतन v कितना है, ये आ गया a dx। जब ये यहाँ से ये विस्थापन यहाँ हुआ इस कण का, और इस कणों का विस्थापन यहाँ हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी निकाल ली, ये वाली, ये कितनी आई, ये हमारी आ गई, ये वाली, ये रही d, इसमें से क्या करा, इसको कैसे निकाल लेंगे, इस दूरी में से, ये देखो dx है, इसमें से s घटाया, तो ये दूरी आ गई, इसको और इसको जोड़ दो, ds माइनस s, इसमें जोड़ दी s प्लस ds, इससे क्या हुआ, इससे ये कट गया, तो dx प्लस ds, ये दूरी आ गई, ये वाली, तो ये वॉल्यूम कितना हुआ फाइनली, ये वाला फाइनल वॉल्यूम हुआ, ये वॉल्यूम कैसा हुआ फाइनल, तो इस फाइनली वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एरिया इंटू इसकी ये लंबाई कितनी आई, ds प्लस dx, क्योंकि एक सिलेंडर की तरह होगा ना, इसमें तो पानी में, इसमें तो हवा में, तो सिलेंडर की तरह भर रहा होगा, तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गया, और ये प्रारंभिक आयतन था a dx, इसमें से घटा दिया, तो a dx से a dx कट गया, a ds बच गया। तो प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दैट इज ADS, दैट इज इंपॉर्टेंट।
जब हमने एक जगह पर हवा के कुछ कण थे, इधर से इनको दबाया तो हर कण का विस्थापन अलग अलग होता है, ये बात दिमाग में डाल लें। तो जस्ट एक पर्टिकुलर छोटा सा आयतन देखा, उस आयतन में शुरू में मान लीजिएगा उसका आयतन a इंटू डी एक्स था, जैसे ही उसको दबाया तो उसके आयतन में कुछ चेंज आया। वो चेंज कितना है वो निकालने के लिए पहला आयतन और बाद का आयतन घटा दो। ठीक, तो हमने वही किया। तो उसके लिए पहला आयतन तो ए डी एक्स हो गया, बाद का आयतन एरिया तो वही रहेगा, क्षेत्रफल तो वही रहेगा, लेकिन उसकी कितनी लेंथ चेंज हो गई वो हमने निकाल ली, डी एस प्लस डी एक्स आई, डी एक्स प्लस डी एस चेंज आई होकर के। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहाँ एस है ना, तो यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे एस प्लस डी एक्स मत कर देना। जितनी लंबाई ये है इसमें जब सोचो कि इसका विस्थापन एस हुआ तो इसमें भी एस जोड़ दोगे, एस प्लस डी एक्स नहीं, इसका कुछ और होगा विस्थापन, तो एस में कुछ प्लस माइनस कर दिया, डी एस कर दिया हमने, क्योंकि तो दूरी है इसकी, कितने दूरी वाले कण की बात कर रहे हैं, एक्स दूरी वाले की बात कर रहे हैं, एक्स प्लस डी एक्स वाले की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास आयतन में कितना परिवर्तन आया वो आ गया जब हमारी ऊर्जा चल रही थी, है ना, साउंड वेव चल रही थी। उसके दाब में कितना परिवर्तन आएगा उसका रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके पदार्थ का जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा बीटा, वो हमें दिया हुआ है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं आयतन और उसकी बात करनी है दाब की। तो उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए आप एक काम करें, तो आयतन का रिलेशन किससे आएगा, वॉल्यूम से आएगा, डीएक्स से आएगा। तो एक काम करो, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो पहले, ds बाई डी एक्स, केवल x के रेस्पेक्ट में करो। तो एस नोट साइन का क्या हो जाएगा, कोस, साइन का क्या हो जाएगा कोस, ओमेगा बाहर आ जाएगा, अच्छा ओमेगा नहीं के बाहर आएगा माइनस का, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ds बराबर कितना, माइनस एस नोट के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, चलो डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखो डीवी में लाना तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए इधर से कर दो, ए इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये क्या बन गया डीवी, डीवी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, माइनस एस नोट के ए डी एक्स, ये ए डी एक्स बन गया कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा ये क्या बना, ये बन गया वी, वी बन गया। तो डी वी, ये वी को नीचे ले आओ, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए, यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिल जाए, हो गया अपना काम। एस नोट के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या बना भाई, चेंज इन वॉल्यूम जितना आता दैट इज माइनस के डेल्टा पी, या डीपी भी बोल सकते हैं, डेल्टा पी भी बोल सकते हैं, या फिर डीपी भी बोल सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि डेल्टा पी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा पी का मतलब है प्रेशर में चेंज, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो फाइनली समीकरण आ गई बीटा एस नॉट के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी को बोलते हैं दाब समीकरण, इसी को बोलते हैं दाब समीकरण, क्योंकि दाब कई तो स्टडी की हमने इसमें, और वही तो जाके पढ़ता है वो दाब का परिवर्तन किस समय कितना है, उस दाब का परिवर्तन किस समय कितना है वो इस समीकरण से मिलेगा, और वही तो चाहिए हमें कितना दाब मिल रहा है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, है ना। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब तो आयाम हो गया, आयाम आपका वही प्लस भी हो सकता है, उधर से माइनस भी हो सकता है। वैसे अगर उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो आयाम अधिकतम तो प्लस का ही आएगा, लेकिन वो प्लस इधर भी हो सकता है, माइनस इधर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अधिकतम आयाम है, आप समझ लो कि ये तो अधिकतम आयाम है, तो अधिकतम आयाम की तो वैल्यू प्लस की आ गई, ठीक। तो उसके बाद इस कोस की प्लस माइनस के हिसाब से इसका आंसर प्लस माइनस का आएगा, क्लियर।
तो ये अपनी प्रेशर वेव आ गई। फिर से कह रहा हूँ कि डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको क्या नाम दिया था? एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर या फिर अधिक्य प्रेशर, अधिक्य दाब। ये है अधिक्य दाब आयाम, अधिक्य दाब आयाम, ये आयाम है। ठीक, तो आयाम तो चलो आप बोल सकते हो कि अधिकतम आयाम प्लस का आ गया ऊपर और नीचे, अधिकतम आयाम आ गया तो माइनस का आ गया जब समीकरण की इसकी बनाएंगे, है ना। लेकिन उसका एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं आयाम की, तो उसका जो मापांक होगा प्लस ही रहेगा। प्लस आयाम प्लस माइनस हो सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं वो, है ना। डेल्टा टी डेल्टा पी किसी भी समय पर अधिक और यदि किसी भी समय पर प्लस या माइनस आ सकता है, क्योंकि दो दाबों का अंतर है। चलिए इसको एक और शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ इसी प्रूफ को। फिर कह रहा हूँ कि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मेथड सीखने से आपको थोड़ी फील आती है। चलिए मेथड में मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे हमने अभी पढ़ा है कि v बराबर तो क्या आया था a dx, उसी सब डेरिवेशन से, और डेल्टा v कितना आया था a ds, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह आया था। अब हमें पता है कि भाई बीटा बराबर क्या था, माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v, ये था। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेल्टा पी, डेल्टा पी तो चाहिए, तो डेल्टा पी क्या आ गया, माइनस के बीटा इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। मेरे पास वी भी है, डेल्टा वी भी यहाँ उठा के रख दो। लो जी, ये कितना आया ए डी एस, और ये कितना आया ए डी एक्स। तो कुल मिला के कुछ नहीं करना, बीटा डी एस अपॉन डी एक्स, ये बीटा डी एस अपॉन, बस डी एस अपॉन डी एक्स चाहिए, वो तो अपने निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एस कितना है, एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डिफ्रेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर लो। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, डी एस बाई डी एक्स, लेकिन टी को फिक्स रखा है ना, क्योंकि केवल एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, टी को नियत मानते हुए। तो बेटा माइनस के नोट बाहर आ जाएगा, तो माइनस के नोट एस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। लो जी एक आंसर, एक लाइन में आंसर सीधे यहाँ रखो, माइनस के बीटा इंटू माइनस एस नोट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये लो जी आ गई समीकरण, बीटा एस नोट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको क्या नाम देते हैं, डेल्टा पी, और इसको डेल्टा पी नोट। तो किताबों से कंफ्यूज मत होना, किताबों में ये आपके लिए पी नोट भी लिख देता है, और करके लिख रहा हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको पी भी लिख देता है, या इसको डी पी भी लिख देता है, ऐसा भी लिख देता है कभी कभी, डी पी बराबर डी पी नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही चीज है, बस नाम याद रखना। ये क्या है, एक्सेस प्रेशर, अधिक्य प्रेशर किसी क्षण पर, किसी भी क्षण पर, और ये उसका आयाम है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैं कहूँ कि भाई इनिशियली प्रेशर क्या है, पी नोट है, इनिशियली प्रेशर पी नोट है, तो मैं बोलूँ कि अधिकतम प्रेशर कितना हो सकता है, फाइनल अधिकतम प्रेशर, अधिकतम प्रेशर कितना हो सकता है गैस हवा में चलते समय, अधिकतम हो सकता है कितना। शुरू में जब पी नोट था, और इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी आ सकती है, डेल्टा पी नोट, तो इतना अधिकतम पी नोट नॉर्मल में तो जुड़ सकता है या घट सकता है, क्योंकि ये प्लस का भी आ सकता है और ये माइनस का भी आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये पी नोट प्लस डेल्टा पी, और अगर मैं बोलूँ कि पी फाइनल न्यूनतम मिनिमम, तो पी नोट तो था ही, उसमें से हाँ पी नोट ये घट जाएगा, न्यूनतम प्रेशर है ना। और किसी समय अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें दोनों में अंतर है, भाई ये अधिकतम और न्यूनतम की बात कर रहा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पी फाइनल कितना है किसी समय, किसी समय, तो पी नोट तो शुरू में ही, पी नोट तो शुरू में तो डेल्टा पी जुड़ जाएगा,
डेल्टा पी किसी समय पर, भाई कितना भी आएगा किसी समय पर पी नोट प्लस डेल्टा पी जुड़ करके फाइनल दाब आ जाएगा। वहां पर प्लस का आएगा तो प्लस का जुड़ बढ़ जाएगा, माइनस का आएगा तो घट जाएगा। अधिकतम की बात करें तो इसका अधिकतम मान आ जाएगा। अधिकतम बढ़ गया कितना, पी डेल्टा पी नोट से, अधिकतम घट गया कितना, डेल्टा पी नोट से। तो अधिकतम प्रेशर और न्यूनतम प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। लेकिन दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो है फाइनल प्रेशर भी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज हमेशा प्लस का आता है, क्योंकि प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होता। बट दो चीजों का अंतर तो नेगेटिव आ सकता है ना, इसलिए डेल्टा पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये तो आयाम है, प्लस ए माइनस जैसा होता है, तो डेल्टा पी प्लस का डेल्टा पी माइनस का से लिख सकते हैं। लेकिन ये तो मतलब एक तरह से आयाम हो गया, लेकिन ये तो आंसर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। ये हमारी कौन कौन सी तरंगे पढ़ ली हमने, ध्वनि तरंगे पढ़ी। ध्वनि तरंगों में हमने वही समीकरण करी यूज जो हमारी तरंगों की थी, कोई नया नहीं किया। हमने ये देखा कि यार ध्वनि तरंगे तो बिल्कुल दाब की तरह चलती है, हमारा दाब डालती है हवा में, तो दाब डालती है तो हमने दाब तरंगे में बदल लिया इसको। दाब तरंगे यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दाब तरंगों की फॉर्म में ही प्रैक्टिकली हमें फील होती है, हमारे कानों पे भी दाब ही डालती है। तो दाब तरंगों में बस इतना अंतर है कि साउंड विस्थापन तरंगों में और दाब तरंगों में किसका अंतर है, एक तो फेज का पाई/2 का, और दूसरा यहाँ पर ये बीटा एस नोट के का। बीटा क्या था, बल्क मॉड्यूलस कोफिशिएंट, उसका प्रत्यास्थता गुणांक है यहाँ पर, ये है ना। अच्छा, अब इसी को और एक और फॉर्मेट में कभी कभी लिखी मिल जाए तो वो भी लिख सकते हैं, घनत्व की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हालांकि उसकी कभी जरूरत पड़ने की नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। कहीं कहीं फॉर्मूला मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई दाब तरंगों को हमने घनत्व तरंगों में कैसे लिख दिया, है ना। डेंसिटी वेव्स, चलिए घनत्व तरंगे देख लेते हैं क्या होता है। घनत्व, घनत्व होता है भाई डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मेरे पास डी रो इक्वल टू माइनस m/v² dv लिखा जा सकता है। v के रेस्पेक्ट में इसका हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, डी रो और dv में रिलेशन आ गया। क्या ये करना आता है सबको, इसको करने में कुछ नहीं है बेटे, 1/v का डिफ्रेंशिएशन करा, माइनस 1/v होता है, v² होता है, और डी रो बाई dv में जो आता है v, वो v उधर ले गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इतना बेसिक मैथ आना जरूरी है। अच्छा, डी रो आ गया। अब डी रो आया तो dv की वैल्यू हमें पता है, dv की वैल्यू क्या थी, तो डी रो बराबर माइनस के m/v और dv/v, तो ये क्या बना, ये क्या बना, ये तो रो ही बन गया। और ये क्या बना, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, इसकी जगह कौन आया था, ये ds/dx, ds/dx। यानी कि अगर मैं ds/dx की वैल्यू यहां रख दूंगा ये वाली, तो घनत्व का आयाम आ जाएगा, घनत्व का वैल्यू आ जाएगी किसी समय पर। और घनत्व जब दबता है, कंप्रेशन होता है, तो घनत्व बढ़ जाता है, दूर होता तो घनत्व घट जाता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं, डी रो बराबर माइनस के रो, इसकी वैल्यू रखी माइनस के नॉट एस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। डी रो बराबर रो बीटा रो के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, चलो जी, घनत्व तरंगे समझ में आ गई होगी। घनत्व तरंगों का मतलब आगे होगा डी रो इक्वल टू रो के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रो नोट या डी रो नोट या डेल्टा रो लिख सकते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा रो नोट लिख सकते हैं आयाम में। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे है, कहीं आ जाए फॉर्मूला तो कंफ्यूज नहीं होना कि घनत्व तरंगे क्या होती है। इनकी जरूरत कभी पड़ने वाली है नहीं वैसे, है ना।
तो इसलिए आपको बस इसको याद रख लेना है कि भाई ऐसा भी होता है, कभी सवाल आ जाए तो बना सकते हो, क्योंकि घनत्व भी दाब के साथ साथ ही जैसे दाब बढ़ेगा घनत्व तो बढ़ेगा, दाब कम होगा घनत्व तो कम हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं कि डेल्टा पी का रिलेशन माइनस बीटा डी एस बाई डी एक्स। अच्छा, अब हमारे पास मान लो मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये समीकरण आ गई। तो जहां पर दाब बढ़ता है, जहां पर दाब बढ़ता है वहां पर क्या होता है, कंप्रेशन, संपीड़न होता है, ठीक। और जहां पे दाब घटता है वहां पे क्या होता है, रेयरफैक्शन, है ना, विरलन, विरलन की फॉर्म में चलती है तरंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो तरंगे चलती हैं हमारे पास उसका जो ग्राफ आएगा, अगर साइन वाला एस की बात करें, अगर मैं एस की बात करता हूं तो एस वाले का फंक्शन क्या लिखोगे, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक ही बात है। अगर मैं इसका एस वाले का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ तो यही बनेगा एस वाले का। वो अलग बात है कि कणों का विस्थापन होता है ऐसे, पर दिखाते ऐसे है ना, तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक कण तो ये ले लिया मैंने, एक कण ये ले लिया P और Q, तो यहां पे दाब घट रहा है या बढ़ रहा है, यहां पे दाब घट रहा है या बढ़ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे कंप्रेशन होगा या रेयरफैक्शन होगा, इस बात की जानकारी हमें चाहिए, ठीक। अच्छा, इसमें करने का तरीका बढ़िया क्या है भाई, डेल्टा पी चाहिए, डेल्टा पी को मैंने अभी लिखा बीटा डी एस बाई डी एक्स, ये क्या है, x है, s और x का ग्राफ ही तो है ये, तो dx बाई डी एक्स की बात करें तो इस पर स्लोप हुआ ही, तो इस पॉइंट पे dx बाई डी एक्स एट पॉइंट p क्या ये प्लस का है, इस पॉइंट पे dx बाई डी एक्स एट q क्या ये नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो डेल्टा p एट p माइनस बीटा, और ये कैसा आया प्लस, तो कैसा आया माइनस के बीटा, यानी कि माइनस की वैल्यू आ गई, यानी कि डेल्टा पी कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वहां पे प्रेशर घट गया, यानी कि यहां पे प्रेशर घटा, है ना, डिक्रीज हुआ, घट गया, तो यहां पे क्या बना होगा, रेयरफैक्शन या कंप्रेशन, तो यहां बना होगा रेयरफैक्शन यानी कि विरलन, रेयरफैक्शन, ठीक, रेयरफैक्शन बन गया। Q की बात करें तो डेल्टा पी एट Q माइनस। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके बीटा और बीटा इसका स्लोप भी नेगेटिव है, तो ये आ गया प्लस का, तो यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ गया होगा, प्रेशर बढ़ गया, प्लस आया तो मतलब प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव आएगा अगर ये, इसका मतलब भाई देखो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि बाद का प्रेशर कम रह गया, पहला प्रेशर, बाद का प्रेशर ज्यादा हो गया, पहला प्रेशर कम था, तभी तो उनको दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब बाद का प्रेशर कम रह गया और पहला प्रेशर ज्यादा था, इसलिए उनका डिफरेंस प्लस का बचेगा, तो इसका मतलब प्लस का बचा तो मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया है, तो यहां पे क्या बनेगा, कंप्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न, जिसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न, ओके। अच्छा, अब इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भाई इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कंप्रेशन बन रहा कि रेयरफैक्शन, तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, इस पॉइंट पर क्या बनेगा, नेगेटिव स्लोप, तो क्या बनेगा, कंप्रेशन, इस पॉइंट पर पॉजिटिव स्लोप, तो क्या बनेगा, रेयरफैक्शन। सोच सकते हो। एक तरीका हो रहा है सोचने का, एक तरीका हो रहा है, अगर सोचने का कहो तो समझाऊं। मान लो मेरे से बोला जाए कि भी बिंदु ए और बी पर बताओ
कंप्रेशन बन रहा है रेयरफैक्शन, देख के थोड़ी पता लग रहा है कंप्रेशन बन रहा है रेयरफैक्शन, तो एस की समीकरण है। तो एक तरीका तो ये बताया मैंने आपको मैथमेटिकल। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप ऐसा समझ लो कि मान ली इस कण की बात कर रहे, इस कण की बात कर रहे, ये सारे कण क्या है, इनका विस्थापन हो रहा, सारे कणों का विस्थापन हो रहा है इनका। तो ये जितने भी कण हैं इससे पहले हैं, जितने भी कण इससे पहले हैं, आप समझ लो कि पिस्टन जो था यानी कि इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये वाले कण तो मीन पोजीशन पर नहीं है, ये वाले मीन पोजीशन पर नहीं है, इनका आयाम बढ़ रहा है, प्लस की दिशा में बढ़ रहा है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हो रहे, मीन पोजीशन से इधर जा रहे, मीन पोजीशन से इधर की तरफ जा रहे। और इनकी बात करें तो ये नीचे है, नेगेटिव में है, यानी कि ये मीन पोजीशन से इस तरफ आ रहे। तो सारे के सारे हवा के कण इधर आ रहे इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ दाब बढ़ा रहे, तो कंप्रेशन, दाब बढ़ा रहे। इसके बाद इसके लिए सोचेंगे तो कण इधर आ रहे और इसके कण उधर जा रहे इसके हिसाब से, तो इसका मतलब यहाँ पे दाब घट गया। ये प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो। फिर से समझ लें इस चीज़ को, क्या बताया मैंने, ये एक मेथड तो ये बता दिया कि आप ऐसा सोच सकते हो डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा एस डी एस बाई डी एक्स से, क्योंकि एस एक्स ग्राफ दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दी तो आप क्या सोचेंगे, डायरेक्ट पूछ ले अगर, तो आप इस बिंदु पर देख लो कि दाब बढ़ रहा है घट रहा है। इस बिंदु पर दाब बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप इससे पहले वाले जो बिंदु हैं वो तो माध्यावस्था पर है नहीं, प्लस पर है, प्लस का मतलब इधर घुसे, और ये वाले माइनस में है, माइनस का मतलब इधर आए, सारे के सारे इधर की तरफ बढ़ गए, तो यहाँ दाब बढ़ा दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, बिंदु कंप्रेशन का है, ये बिंदु इस वाले बिंदु से इधर वाले नेगेटिव में मतलब इधर भाग रहे, ये वाले ऊपर है तो मतलब इधर भाग रहे। ठीक, तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर दाब घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, ये कंप्रेशन है और ये विरलन है। ये एक तरीका, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, माइनस बीटा डी एक्स बाई डी एस बाई डी एक्स, है ना। इससे भी आप लगा सकते हो, डेल्टा पी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो मैं कंप्रेशन, डेल्टा पी नेगेटिव आया तो मतलब रेयरफैक्शन यानी कि विरलन। ठीक है, और क्योंकि हमारी जो तरंगी चलती है वो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में चलती है, जिसको हम एक चीज और ध्यान रख दे सकते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, श्रृंग, ग्रत, इनको क्या बोलते हैं, श्रृंग, क्रेस्ट बोलते हैं, श्रृंग, और उसको क्या बोलते हैं, ग्रत, गर्त, है ना। ट्रफ, TROUGH, ट्रफ और श्रृंग और ग्रत्तों की फॉर्म में चलते हैं तिरंगे। खैर इसका कहीं नाम आए तो याद रखना, बस ऊपर वालों को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वालों को ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ मतलब श्रृंग और ये मतलब ग्रत। क्लियर। चलिए प्रेशर वेव या दाब तरंगों पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों का लैम्बडा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और अधिकतम और न्यूनतम दाब का मान दे रखा है, तो कंपनों का आयाम बताना है S0, कंपनों का आयाम बताना है S0। जब आयाम की बात कर रहा तो मतलब S0 बताना है ना। तो हमें पता है कि भाई जो अधिकतम दाब होता है P मैक्सिमम, क्या वो P0 प्लस डेल्टा P0 होता है, अधिकतम वाला, और मिनिमम क्या होता है, ये P0 कितना होता है भाई, 1 एटमॉस्फेरिक होता है। P0 कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है, लेकिन भी इसको P0 लिख लिया, प्लस और डेल्टा P0 को क्या लिख सकते हैं, बीटा के S0, ऐसे लिखा जा सकता है। और P मिनिमम क्या P0 माइनस डेल्टा P0 लिखेंगे, यानी कि P0 माइनस बीटा के S0 लिखा जा सकता है। अच्छा K कितना होगा भाई, K होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, 2 पाई लैम्बडा कितना 40, तो पाई अपॉन 20 पर सेंटीमीटर, क्या जाएगा 20 पर सेंटीमीटर, रेडियन पर सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं, है ना। खैर अभी बात करते हैं, हमें चाहिए, हमें दिया हुआ तो इनको क्या करो, घटा लो, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो P मैक्स माइनस P मिनिमम बराबर 2 बीटा के S0। बीटा दिया हुआ है बेटे 1.4 10 की पावर 5, के हम निकाल चुके। क्या ये सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में बदलना है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं
सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 ऐसे लिखूँ 100 और ये 20 आ जाएगा, ये 40 है, इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 पाई क्या जाएगा, है ना भाई। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर की जगह आप क्या लिखोगे, 10 की पावर -2 पर पहुंच जाएगा, -2 पर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 20 पंजे आ जाएगा, 20 पंजे 100 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मैं इसको मीटर में ये लिख सकता हूँ 5 पाई। और एस नोट ही है निकालना। और बेटे इसकी वैल्यू क्या दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी 4 × 10 की पावर -3। तो कितना आएगा यहाँ से, 14 दूनी 28 या 5 दूनी 10 इंटू दिस, तो 14 पाई इंटू 10 की पावर 5 एस नोट। तो भाई एस नोट आ गया, लो एस नोट बराबर 4 × 10 की पावर -3 बटे 14 पाई और 10 की पावर 5, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो एस नोट बराबर कितना आ गया, 2 × 10 की पावर 5 और 3 8 माइनस के 8 हो गए ऊपर जा करके, ये 7 बच रहा तो 22 बटे 7, 7 से 7 कटा, इससे 11 आ गया, तो आ गया 10 की पावर -8 बटे 11 मीटर। इतना आयाम उसके कणों के कंपनों का होगा, 10 की पावर -8 बटे 11 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन में आपको एक दाब की समीकरण दे रखी है ध्वनि तरंगों की, और दाब समीकरण की फॉर्म में आपको ये समीकरण दे रखी P बराबर 0.2 sin 3000t - 9x × 10 की पावर 5। आपसे सामान्य दाब भी दिया हुआ है कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये होता भी है, याद भी रख सकते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम दाब की गणना करनी, ये क्या है, क्या ये वही है अपना डेल्टा पी, और ये क्या है, क्या ये वही है अपना डेल्टा पी नोट। ठीक, कंपेयर करेंगे तो ये वही तो होगा, है ना। यहाँ साइन हो कोस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये साइन है तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन वाली समीकरण में क्या आ रहा होगा, कोस आ रहा होगा। खैर अभी तो ये समीकरण दाब की दे रखी, डेल्टा पी नोट आ गया है, और ये क्या दे रखा, सामान्य दाब का मतलब पी नोट, ये दे रखा है ना। तो बस पी मैक्स क्या होता है, पी मैक्स होता है अपना पी नोट प्लस डेल्टा पी नोट। अगर बोले कि भाई बीटा के एस नोट का मान बताओ, क्या वही तो होता है डेल्टा पी नोट। क्या ये कितना है, 0.2 × 10 की पावर 5, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा पी नोट की। तो बीटा के नोट इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, तो ये भी आपकी डेल्टा पी नोट है और यही है, क्योंकि इसमें से मल्टीप्लाई हो रहा 0.2 × दिस। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रेशर की। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना था, 1 × 10 की पावर 5, और ये कितना है भाई, प्लस के 0.2 × 10 की पावर 5, तो कितना आ गया 1.2 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर बात करें पी मिनिमम की, तो पी मिनिमम कितना आ गया, तो ये भी आ जाएगा पी नोट माइनस के डेल्टा पी नोट। तो पी नोट कितना आ गया, 1 × 10 की पावर 5 माइनस के 0.2 × 10 की पावर 5, और भाई ये कितना आ गया 1.2 × 10 की पावर माइनस के करेंगे तो 0.85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अधिकतम और न्यूनतम विस्थापन भी बता, न्यूनतम और अधिकतम उसके प्रेशर कितना होगा, दाब कितना होगा कण के लिए, वो भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी समय पे पूछ ले अगर कि किसी समय पे कितना दाब है, मान लो बोल दिया कि x बराबर 1 मीटर दूरी वाले कण का 2 सेकंड पे दाब कितना है, तो यहाँ x बराबर 2 मीटर 1 मीटर रख देंगे, यहाँ 2 सेकंड रख देंगे, दाब आ जाएगा उसका किसी क्षण पर, इससे निकल जाएगा। अगर आपसे बोला जाए इसी सवाल में मैं बोलूँ कि भाई इसमें फ्रीक्वेंसी बताओ, क्या ओमेगा कितनी की आ जाएगी, 3000 है ना, f आ जाएगी ओमेगा बाई 2 पाई, है ना, 3000 बटे 2 पाई। आपसे बोला k कितना हो जाएगा, k कितना हो जाएगा 9। आपसे बोला लैम्बडा बताओ, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई k। ठीक,
तो ऐसे ही आप इस सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। और क्या पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड हो ही चुका है, के, फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें एक ही समीकरण दे देगा, सब चीज़ें निकल सकती है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हम तरंगों में ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, ध्वनि तरंगों की चाल। ध्वनि तरंगों की चाल किस किस फैक्टर पर निर्भर करती है, कैसे उसको निकालते हैं, क्या उसका प्रूफ होता है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले उसके फंडामेंटल फॉर्मूले क्या उनकी बात जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ध्वनि तरंगों की चाल के लिए, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यक है। माध्यम आवश्यक है, तभी ध्वनि चल पाएंगी, पहली बात। और माध्यम आवश्यक है तो माध्यम कैसा होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए, पहली बात। उसमें प्रत्यास्थता होनी चाहिए, उसमें जड़त्व होना चाहिए, जड़त्व होना चाहिए, इनर्शिया, है ना। इसलिए इन चीजों पर वो निर्भर करती है ना, इन पे। यानी कि उसमें प्रत्यास्थता, जड़त्व, एक तरह से घनत्व भी है इसमें, है ना, घनत्व भी है। जब उसमें यानी कि जड़त्व है, उसका द्रव्यमान होगा पार्ट उसके, और उसमें प्रत्यास्थता होगी, ये सब चीजें उसमें होंगी। तो यानी कि माध्यम है तो मैटर है, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। जब इसमें सब चीजें आ जाएंगी तभी उसमें वो ऊर्जा चल पाएगी, और वो ऊर्जा चल पाएगी तो हमारी क्या कहलाएगी कि ध्वनि चल सकती है। तो जरूरी नहीं कि ध्वनि सिर्फ हवा में चले, ध्वनि हमारी जो है किसी सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है। तो ध्वनि तरंगों की चाल के लिए जो फॉर्मूला है, तो ध्वनि तरंगों की चाल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ई बाई रो। ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, और रो क्या है, माध्यम का घनत्व। ठीक, ये माध्यम का घनत्व है। तो ये सामान्य फॉर्मूला हो गया हमारे लिए किसी भी तरह की ध्वनि तरंगों के लिए, और वो चाहे हवा में हो, गैस में हो, या फिर किसी लिक्विड में हो, या फिर किसी सॉलिड में हो, है ना। अच्छा, अब बात ये है कि भाई प्रत्यास्थता गुणांक तो हमने पहले पढ़े हुए हैं, हमने प्रत्यास्थता गुणांक तो पढ़े हुए हैं। जैसे हमने रस्सी पर तरंग चल रही थी, रस्सी पर तरंग चलती है तो उसमें रस्सी पर तरंग के चलने की चाल का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो वो तनाव पर निर्भर करता था, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता था, पर यूनिट लेंथ के। तो उस तरीके से वो रस्सी के लिए फॉर्मूला था। अब तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा, है ना। ये ध्वनि तरंगों के लिए फॉर्मूला काम आएगा। और हवा में क्या होता है वो हम निकाल लेंगे, सॉलिड में किस तरह से निकालेंगे वो सब आ जाएंगी चीजें। तो अगर मैं बात करता हूं पहले मैं बात करता हूं V, किस में, V हम बात करते हैं, मान लो किसी सॉलिड में बात करते हैं, सॉलिड मतलब ठोस में। तो उसके लिए होता है सॉलिड के लिए यंग्स मॉड्यूलस कोएफिशिएंट, है ना, जिसके क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अभी सब फॉर्मूले याद रख लेंगे क्योंकि काम फॉर्मूले आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें भी प्रूफ वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, इसके भी डायरेक्ट याद रखना होता है फॉर्मूले को, इनसे सवाल करेंगे। फिर भी मैं आपको प्रूफ जरूर कराऊंगा ताकि आपको फील आए, सो समझने के लिए, नॉलेज के लिए। ठीक, चलिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला है अपना किसी लिक्विड और गैस में। लिक्विड या गैस के लिए क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस आ जाता है बीटा बाई रो। बीटा लिख दो और बी लिख दो, इसे क्या बोलते हैं, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक। ये याद रखने के लिए है ना, प्रूफ कर ही लेंगे बाद में क्या होता है बल्क प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह, है ना, किसी लिक्विड या गैस के लिए। क्लियर हो गई इतनी बातें। और ये याद रखेंगे कि जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम लिक्विड में होती है, फिर सबसे कम गैसेस में होती है। ये याद रख लेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस इन फॉर्मूले से प्रूफ हो जाता है। आप फॉर्मूले देखेंगे तो फॉर्मूले से ये रिलेशन आता है। याद भी रख सकते हैं भाई, कोई भी लोहे की चीज पर आवाज करो बहुत तेजी से आएगी, वही चीज आप लिक्विड में मारो, वही चीज आप गैस में मारो तो इतनी आवाज थोड़ी ना जाएगी। तो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, सॉलिड में आवाज ज्यादा होती है ध्वनि की और स्पीड ज्यादा होती है, आवाज नहीं मतलब स्पीड से, स्पीड ज्यादा होती है, और लिक्विड में स्पीड उससे कम और गैस में स्पीड उससे कम। ध्वनि तरंगों की चाल।
है ना। जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि रेल की पटड़ी देखनी है, रेल की पटड़ियाँ हैं, तो उस पर आप कहीं भी सोचते हो कि उससे ट्रेन तो नहीं है इस पटड़ी पर, तो आप कहीं 5-10 किलोमीटर दूर भी है ना, तो भी आप कान लगा लेते हो। तो आप कान लगा लोगे तो देखोगे कि यार इसमें तो आवाज़ आ रही है। एक्चुअली वो बहुत फास्ट स्पीड से ध्वनि तरंगे चलते हैं, उसमें 4-5 हज़ार मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलने लगती है ना। तो इसलिए सॉलिड में बहुत तेजी से चलती है, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम स्पीड से ध्वनि तरंगे की चाल होती है, ये याद रखें। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।